दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोपाल में घटी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं के बारे में। दोस्तों, ये घटना इतना खतरनाक था कि एक रात में लगभग 4000 लोगों का जान ले लिया। वह रात लोग अपने नींद में थे। सुबह उठते ही पूरा शहर नर्क बन गया। एक ऐसा जहर जो अगर इंसान ने सिर्फ 2 सांस ले लिया तो मौत पक्की। यह जहर इतना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप कोरोना वायरस से लगा सकते हैं। कोरोना वायरस से लोग 5 से 6 दिन में मरते थे, लेकिन इस गैस का जहर ऐसा था कि लोगों ने 10 मिनट के भीतर ही दम तोड़ दिया। यह घटना अब तक के भारत का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले घटनाओं में से एक है। 41 साल बाद भी उस जगह में उस घटना की वजह से हर बच्चा अपाहिज है। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई पैदा होने से पहले ही मर जाता है। तो दोस्तों चलिए, आज हम भोपाल का सबसे रूह हिला देने वाले घटना के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री होता है, लेकिन उसी से ही हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये कहानी शुरू होता है सूर्य के नीचे भारत के हृदय में बसे एक शांत शहर से, भोपाल। एक ऐसा शहर जहां लोग मेहनतकश हैं, दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को चैन से सोते हैं, और यही चैन की नींद एक रात उनके जीवन की आखिरी नींद बन गई। साल था 1984, तारीख थी 2 दिसंबर। मौसम सर्द था, हवा में ठंडक घुली थी, लेकिन उस रात की ठंडी हवा में कुछ और भी था। एक अदृश्य जहर, एक ऐसा जहर जो लाखों लोगों की सांसों में उतरने वाला था, धीरे धीरे मगर निश्चित मौत बनकर। भोपाल के बीचों बीच पुराने शहर के उत्तर में बनी थी एक अमेरिकी कंपनी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री। कंपनी का दावा था कि यह फैक्ट्री देश के कृषि भविष्य को बेहतर बनाएगी, किसानों की मदद करेगी, फसल बचाएगी। पर इसके पीछे छिपा था एक रसायन, मेथिल आइसोसाइनेट MIC, एक ऐसी गैस जो रंगहीन थी, गंधहीन थी, मगर उसका असर सिर्फ एक सांस में इंसान की फेफड़ों को जला डालने वाला। फैक्ट्री के भीतर 3 बड़े टैंक थे जिनमें MIC रखा जाता था। हर एक टैंक हजारों लीटर इस जहरीली गैस से भरा होता था, और सुरक्षा के नाम पर जो सिस्टम वहां लगे थे वो उस दिन तक सिर्फ दिखावे भर थे। वर्षों से मेंटेनेंस नहीं हुआ था, सुरक्षा उपकरण बंद पड़े थे, और सबसे अहम, टैंक ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपनी ने लागत कम करने के लिए पहले ही हटा दिया था। रात के लगभग 11:30 कुछ कर्मचारियों को हलचल महसूस हुई। टैंक नंबर 610 में दबाव अचानक तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें शक हुआ कि कहीं पानी इस टैंक में घुस तो नहीं गया। अगर ऐसा हुआ था तो इसका मतलब था सीधा सीधा मौत का न्योता। MIC जब पानी के संपर्क में आता है तो उसके अंदर जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है, तेज गर्मी पैदा होती है, और गैस इतनी तेजी से फैलती है कि उसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती। यही हुआ। फैक्ट्री का सेफ्टी वॉल्व खोलने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टैंक का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, दबाव बढ़ता गया, और फिर आधी रात को एक भयंकर विस्फोट जैसा शोर हुआ। टैंक से जहरीली MIC गैस का बादल उठा और हवा के साथ बहते हुए शहर की ओर बढ़ गया। इस गैस को ना तो कोई देख सकता था, ना पहचान सकता था, लेकिन वो सांसों में उतरते ही शरीर को भीतर से गलाने लगती थी। कुछ ही मिनटों में पूरी बस्ती में खांसी, उल्टियां, आंखों से पानी और जलन शुरू हो गई। लोग हड़बड़ाकर उठे, भागने लगे, मगर किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अब इस त्रासदी ने अपने असली पंजे फैलाने शुरू किए। सबसे पहले असर पड़ा फैक्ट्री से लगे इलाकों पर। जयप्रकाश नगर, बरखेड़ी, चोला रोड, अर्जुन नगर, स्टेशन रोड। वहां के घरों में सोते हुए लोग सीधे खांसते हुए जागे। सांस लेने की कोशिश में कुछ बच्चे रोते रहे और रोते रोते चुप हो गए, क्योंकि उनकी सांसें चली गई थीं। और अब शहर के भीतरी इलाकों में डर फैलने लगा। लोगों ने सोचा शायद किसी फैक्ट्री में छोटी सी आग लगी होगी, कोई सामान्य गैस लीक होगी, मगर यह गैस सामान्य नहीं थी। MIC गैस धीरे धीरे नहीं आती, वह एक तूफान की तरह आती है और हर फेफड़े, हर आंख, हर त्वचा को जलाकर रख देती है। अब लोग भागने लगे, कोई साइकिल पर, कोई रिक्शा में, कोई पैदल, जब पूरा शहर बस एक सवाल में उलझा था कि क्या ये वाकई जिंदगी थी या किसी नरक का चेहरा। रात को जब जहर हवा में घुला तब किसी को कोई इशारा नहीं मिला, कोई चेतावनी नहीं आई। मेथिल आइसोसाइनेट गैस यूनियन कार्बाइड के टैंक नंबर 610 से बाहर निकली और रात के अंधेरे में एक अदृश्य मौत बनकर फैल गई। जब लोगों की नींद टूटी तो न सिर्फ उनकी आंखें जल रही थीं, बल्कि उनके फेफड़े जवाब दे चुके थे, गला सूख चुका था और शरीर कांप रहा था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले जहर उनकी सांसों के जरिए खून में उतर चुका था। लोग जैसे तैसे दरवाजे तोड़कर भागे, कोई अपने बच्चों को उठाकर दौड़ा, कोई बीमार मां को पीठ पर लादा,
कोई पत्नी को खींचते हुए गलियों में निकला, किसी के पास गाड़ी थी तो वो तेजी से निकल पड़ा। कुछ अमीर लोग अपनी बंद गाड़ियों में परिवार समेत निकल गए, सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके। उन्हें पता था ये जहर बाहर है। और दूसरी ओर हजारों गरीब लोग जिनके पास कुछ नहीं था, वो पैदल, साइकिल पर, रिक्शा में या ट्रैक्टरों में भरकर भागने लगे। हजारों की भीड़ सीधे भोपाल रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ी। शायद उन्हें लगा कि ट्रेन से शहर से दूर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रेलवे को पहले ही आदेश मिल चुका था कि किसी भी ट्रेन को इस स्टेशन पर रुकने नहीं देना है। जो ट्रेनें वहां से गुजर रही थीं, वो तेज रफ्तार में थीं, न रुकीं, न किसी को अपने साथ ले गईं। और जिनके सामने से वो ट्रेनें निकल गईं, उनकी उम्मीद भी साथ ही टूट गई। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच कुछ पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर रेलवे स्टेशन पर गिरे बेहोश लोगों को उठाने की कोशिश की। किसी की सांस चल रही थी, किसी की नहीं। वो उन्हें ऑटो में, एम्बुलेंस में, रिक्शों में भरकर अस्पताल भेजते रहे। और अंत में उन्हीं में से कुछ पुलिस वाले भी इस जहर के शिकार हो गए। उनकी सांसें भी चलती रहीं, फिर लड़खड़ाईं और फिर खत्म हो गईं। भोपाल की उस रात की गिनती कोई तय नहीं कर पाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस रात लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बहुतों का मानना है कि असल संख्या 10,000 से कम नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोग तो झाड़ियों में गिरे मिले, कुछ पानी की टंकियों में डूबे और बहुत से लोग अपने घरों के अंदर ही दम तोड़ चुके थे, बिना किसी को बताए, बिना किसी को बुलाए। और जब सुबह तक गिनती शुरू हुई, तब तक लाशें गिनी नहीं जा रही थीं, फेंकी जा रही थीं। उस वक्त भोपाल की आबादी करीब 8,50,000 थी और इस भयावह हादसे में लगभग 5,30,000 लोग गैस की चपेट में आए। अब ये जरूरी है कि बात को साफ साफ समझा जाए। ये सभी लोग मरे नहीं थे, लेकिन इन सभी ने मौत से एक लंबी लड़ाई लड़ी। डॉक्टरों, रिपोर्ट्स और वर्षों की गवाही के अनुसार माना जाता है कि आज तक करीब 25,000 से भी ज्यादा लोग इस जहर की वजह से मारे जा चुके हैं। किसी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। कोई ऐसा था जो आज तक बोल नहीं पाया। किसी का चेहरा सूजकर लाल पड़ गया। कोई ऐसा बच्चा जो जन्म से ही अपंग पैदा हुआ। बहुत सी महिलाएं जो गर्भवती थीं, उनके गर्भ गिर गए, या फिर जन्म लेते ही बच्चे मर चुके थे। जो बच्चे बचे, उनमें कई कुपोषित थे, किसी के पैर कमजोर थे, कोई चल नहीं पाता, कोई देख नहीं सकता। और आज भी इस हादसे में बचे हुए लोग भारत के अलग अलग कोनों में हैं, कुछ भोपाल में ही, कुछ गांवों में। वो आज भी हर सांस के साथ उस एक रात का जहर ढो रहे हैं। अस्पतालों की हालत किसी युद्ध से कम नहीं थी। हमीदिया, कमला नेहरू और जेपी अस्पताल, सभी के गेट टूट चुके थे। लोग किसी दवा के लिए नहीं, बस एक सांस के लिए वहां पहुंचे थे। महज कुछ घंटों में 4,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर गए थे। डॉक्टर गिनती भूल चुके थे। कौन जिंदा है, कौन मर चुका, समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या किया गया? लाशों को नंबर दिया गया, किसी का नाम नहीं पूछा गया, बस एक लाश को गिनकर दूसरे के ऊपर रख दिया गया। शवगृह छोटे पड़ गए, श्मशान में लकड़ियां कम पड़ गईं और अंत में खुले मैदानों में सामूहिक चिताएं जलाई गईं। और हां, इस हादसे को देखकर बहुतों ने कहा, कोरोना वायरस भी इतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि वहां किसी को मरने में 5 से 6 दिन लगते थे, लेकिन यहां सिर्फ 3 घंटे में पूरा परिवार तबाह हो जाता था। जो बच गया वो अब तक जहर की उस एक रात की कीमत चुका रहा है, और जो नहीं बचा उसकी कोई तस्वीर नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक नंबर, एक राख और एक सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री की चिमनी खामोश खड़ी थी। ना कोई खेद, ना कोई चेतावनी, बस मौत की गंध में सना हुआ एक पत्थर का ढांचा। भोपाल गैस त्रासदी क्यों हुई? इसका जवाब एक शब्द में है, लापरवाही। लेकिन यह लापरवाही एक आम गलती नहीं थी। यह जानबूझकर अपनाई गई एक ऐसी लचर व्यवस्था थी जिसमें इंसानों की जान से ज्यादा मुनाफे की कीमत थी। यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री में मेथिल आइसोसाइनेट MIC नाम का एक बेहद खतरनाक रसायन प्रयोग में लाया जाता था। यह गैस अगर जरा भी पानी के संपर्क में आ जाए तो अत्यधिक गर्मी और झर उत्पन्न करती है। यही उस रात हुआ। पानी गलती से उस टैंक में चला गया जिसमें MIC भरी हुई थी। इस रासायनिक प्रतिक्रिया ने तेज गर्मी और दबाव बनाया और फिर वो जहरीली गैस पाइपलाइनों से निकलकर शहर की हवा में फैल गई। MIC इंसान के शरीर में जाते ही उसकी आंखों को जलाना, फेफड़ों को जाम करना और सांस की नली को बंद करना शुरू कर देती है। यह गैस रक्त प्रवाह में पहुंचकर आंतरिक अंगों को पूरी तरह फेल कर देती है। यही वजह थी कि लोग बिना किसी चोट के, बिना कोई खून बहे, बस कुछ ही घंटों में मरते चले गए। इस गैस का असर इतना तेज था कि जिसने इसे सूंघा वह कुछ ही मिनटों में होश खो बैठा। कई लोग नींद में ही मर गए।
कुछ ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को तड़पते देखा और कुछ तो सड़क पर भागते हुए गिरकर वहीं दम तोड़ बैठे। इस हादसे की सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह सिर्फ एक रात की नहीं थी। गैस की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसका असर हफ्तों तक महसूस किया गया। मिट्टी, पानी, हवा सब जहरीले हो चुके थे और यह जहर धीरे धीरे महीनों और सालों तक लोगों के शरीर में फैलता रहा। यह हादसा एक बार हुआ, लेकिन इसकी सजा कई पीढ़ियों ने भुगती। अब बात करते हैं इस फैक्ट्री के मालिक की। यूनियन कार्बाइड कंपनी का चेयरमैन था वॉरेन एंडरसन। हादसे के 2 दिन बाद वह भारत आया और कुछ घंटों के लिए गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन उसे फिर सरकारी विमान से अमेरिका भेज दिया गया और वह कभी वापस नहीं आया। भारत सरकार ने उसे अमेरिका से वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। वॉरेन एंडरसन 2014 में अमेरिका में मर गया, बिना एक दिन जेल में गए, बिना किसी अदालत के सामने पेश हुए। अब बात करें मुआवजे की। इस त्रासदी में मारे गए लोगों और प्रभावितों के लिए यूनियन कार्बाइड ने कुल $470 मिलियन, लगभग 715 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार को दी। लेकिन जब यह पैसा लाखों लोगों में बांटा गया तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ 25,000 से 50,000 रुपए तक की राशि मिली, जो एक इलाज के खर्च तक को पूरा नहीं कर सकी। बहुत से परिवारों को तो आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। अब बात करें आज की स्थिति की। वह फैक्ट्री आज भी वैसी ही खड़ी है, टूटी हुई, जर्जर, लेकिन जहर से भरी हुई जमीन के ऊपर। वहां आज भी जहरीली कचरे के 300 टन से ज्यादा अवशेष खुले पड़े हैं, जो बारिश में घुलकर जमीन के पानी को दूषित कर रहे हैं। वहां का भूजल आज भी पीने लायक नहीं है। वहां अब भी बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, महिलाएं गर्भ में ही बच्चों को खो रही हैं और पुरानी पीढ़ी की आंखों में अब भी वही जलन है जो 1984 की उस रात में थी। डाउ केमिकल्स, जिसने बाद में यूनियन कार्बाइड को खरीदा, उसने साफ इनकार कर दिया कि वह किसी भी सफाई, मुआवजे या जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह है। भारत सरकार भी आज तक यह तय नहीं कर सकी कि फैक्ट्री को पूरी तरह गिरा दे या जमीन को साफ करे। इसलिए भोपाल की वह जहरीली जगह आज भी एक खुला जख्म है, न भरा गया, न ढका गया और न ही उसका कोई इलाज किया गया। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों और घर परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ ही जाते समय चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो तुरंत आपके पास बिना पूछे पहुंचते रहेंगे। तो चलिए, हम लोग कुछ इसी तरह की अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।